हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपकी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये फ्रांसीसी क्रांति का आपका वैसे देखा जाए तो थर्ड टॉपिक है, लेकिन इससे पहले आपको 3 वीडियोस फ्रांसीसी क्रांति वाले चैप्टर पे मिल चुकी हैं। लेकिन अगर हम बात करें, वैसे अगर आप देखोगे तो फोर्थ भी मान सकते हैं इस वीडियो को। इसमें जो हम बात करेंगे, आपके रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चंस रह गए थे उन पे बात करेंगे। और जैसे कि आप लोगों के काफी कमेंट्स आए कि मैम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही चीजों को रखा जाए, तो कल वाली जो वीडियो आपको प्रोवाइड हुई थी उसमें भी आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ था, और आगे वाले भी जो मिलेंगी वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही मिलेंगी। अब कई बच्चे कंफ्यूज हैं एग्जाम को लेकर। देखिए, एग्जाम की डेट जब भी आनी होगी वो आ जाएगी, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो टाइम आपको मिल रहा है वही टाइम उस बच्चे को मिलेगा जिसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसीलिए अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और हाँ, कई बच्चे इस तरीके से भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम थोड़ी सी वीडियोस जो हैं वो लंबी रखा करें। तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी लंबी वीडियोस, लेकिन मेरा जो बेटा है वो आधे घंटे से ज्यादा सोता नहीं है, और उसे बीच में वो जो उठ जाता है ना, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि वो मेरे हाथ में कुछ भी देखता है, इवन लैपटॉप है या कुछ भी, उसे वो चाहिए होता है। तो इसलिए आप इस चीज को समझिएगा कि मैं पूरे दिन में इस चीज को किस तरीके से मैनेज करती हूँ। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश यही कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको और आपके एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अपना पढ़ते रहिए हैं। और अगर कोई डाउट हो रहा है किसी टॉपिक पे, लग रहा है कि ये टॉपिक किस तरीके से करें, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। बाकी अगर नोट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। होप सो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो पाए। और मैंने इतना इस फ्रांसीसी क्रांति वाले चैप्टर, ये कह लीजिए, ये टॉपिक लंबा तो चलेगा आपका, लेकिन अगर आप सिर्फ इन चीजों को देख लोगे तो आपके ऑलमोस्ट टॉपिक जो है ये फ्रांसीसी क्रांति वाला ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, होप सो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेट 5 को, जिसमें कि द डायरेक्टरी एंड द राइज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का उदय और डायरेक्टरी जो थी उसका शासनकाल, सारी चीजों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ये सिर्फ इस टॉपिक को इस सेट में रखा गया है ताकि आप डिटेल से समझ सकें कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। और मेरी कोशिश यही है कि आपको हर एक्सपेक्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड करना, ताकि अगर डीएसएसबी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन करता है, एटलीस्ट आप उसको आंसर करने लायक हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, जो कि है 5th सेट। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आपका डायरेक्टरी शासन किस वर्ष स्थापित हुआ था। अब ये जो डायरेक्टरी शासन है ना, ये इससे भी आपका डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, एक चीज और कहना चाहूंगी, डीएसएसबी के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान दोगे तो आपकी एक चीज समझ आएगी कि डीएसएसबी आपकी कॉन्सेप्ट पे नॉलेज भी चाहता है और आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी है ये भी। तो एनसीईआरटी में जितने भी फैक्ट दिए होते हैं, ठीक है, उन्हें तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, बट आपको उस टॉपिक की अच्छी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप उस चीज को, अगर आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन किया जाए तो आप उसे डील कर सके। ठीक है, तो ये एक डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न का जो एक, आप अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, डायरेक्टरी का शासन किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर 1793, 1795, 1799, 1784। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि आपका 1795। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, आतंक के शासन काल, रेन ऑफ टेरर के बाद 1995 में नया संविधान लागू हुआ, जिसके तहत 5 निर्देशकों की एक कार्यकारी संस्था यानी कि डायरेक्टरी बनी। अब यहाँ पर आप जानते हो कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आतंक के शासन काल के बाद कौन सा शासन शुरू हुआ था, तो डायरेक्टरी का हुआ था। इसमें अगर बात करें तो इसमें किस तरीके से चीजें चलती थी, तो इसमें 5 निर्देशकों की कार्यकारी संस्था, जिसे डायरेक्टरी कहा गया, ठीक है, बनी। कब बनी आपकी, ये आपकी बनी 1795 में बनी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। डायरेक्टरी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑप्शन है आपके पास, राजशाही बहाल करना, सत्ता का संतुलन बनाना, सी ऑप्शन चर्च को मजबूत करना, और डी ऑप्शन नेपोलियन को सत्ता देना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डायरेक्टरी के
बारे में, तो यहाँ पर आपका था बी ऑप्शन, सत्ता का संतुलन बनाना। ठीक है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि उस टाइम पे जो स्थिति थी वो कितनी खराब होती जा रही थी। इवन राजा के हटने के बाद भी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी लोगों की। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टरी शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सत्ता में संतुलन बनाना। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, डायरेक्टरी प्रणाली का उद्देश्य कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव को 5 निर्देशकों में बांटना था ताकि कोई भी व्यक्ति तानाशाही स्थापित ना कर सके। अब यहाँ पर जैसे कि आप जानते हो जो आतंक का शासन काल था उसमें कितनी ज्यादा रोबोस्फेयर द्वारा कितनी ज्यादा क्रूरता दिखाई गई, कई इनोसेंट लोगों को भी गिलोटिन पे चढ़ाया गया। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि उस समय की स्थिति किस तरीके की थी। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की गई जिसमें कि कोई भी व्यक्ति तानाशाही तक ना पहुंच सके। ठीक है, ये तानाशाही कब होती है? जब आप सारी पावर किसी एक बंदे के हाथ में दे देते हो। ठीक है, तो वो तानाशाह होना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है हर चीज वो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप उस चीज को डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 4 लोग होंगे तो 4 अपनी तरीके से सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हेल्प मिलती है कि लोग तानाशाह होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरी शासन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो डायरेक्टरी शासन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑप्शंस हैं बहुत मजबूत सेना, बी ऑप्शन भ्रष्टाचार और अस्थिरता, सी ऑप्शन लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और डी ऑप्शन है किसान विद्रोह। तो आप जानते ही हो कि किसी भी शासन में सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो होती है उसकी भ्रष्टाचार और अस्थिरता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें डायरेक्टरी शासन की डिटेल एक्सप्लेनेशन की, डायरेक्टरी शासन भ्रष्टाचार, आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त था। इससे जनता का विश्वास कम और सेना का महत्व ज्यादा बढ़ा। अभी ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, किसके कारण सेना राजनीतिक में अत्यधिक शक्तिशाली हो गई? तो किसके कारण आपकी सेना जो थी वो राजनीतिक में अत्यधिक शक्तिशाली हो गई? ऑप्शन है आपके पास आर्थिक संकट, बी ऑप्शन विदेशी युद्ध और अस्थिरता, सी ऑप्शन चर्च का प्रभाव और डी ऑप्शन है आपका कुलीन वर्ग का समर्थन। तो यहाँ भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि विदेशी युद्ध और अस्थिरता। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर डायरेक्टरी शासन के समय फ्रांस कई युद्धों विदेशी युद्धों में उलझा हुआ था और इसी की वजह से जो युद्ध की जो स्थिति थी और उसकी मतलब देश की जो स्थिति थी उसकी वजह से अस्थिरता पैदा हुई जिसने सेना को राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेपोलियन बोनापार्ट का पहला प्रसिद्ध सैन्य अभियान किस क्षेत्र में हुआ? तो किस क्षेत्र में हुआ? आपका ऑप्शन है इटली, बी ऑप्शन मिस्र, सी ऑप्शन स्पेन, डी ऑप्शन रूस। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि इटली। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, 1796 से 1797 में नेपोलियन ने इटली अभियान में अपनी सैन्य प्रतिभा दिखाई। इस अभियान में उसे फ्रांस को का लोकप्रिय नायक बना। अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि ये चीज थोड़ी सी ऐसी है कि आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये भी चीज याद रखिएगा कि जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ ये एनसीईआरटी में के फैक्ट्स था इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी आप किन किन चीजों पे ध्यान रखेंगे, कितनी डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे, वो भी चीजें मैंने यहाँ लाई हुई। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इतना डिटेल में यहाँ नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें 1796 से 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट का जो प्रसिद्ध अभियान था वो कौन सा था? आपका इटली का था। और इसी अभियान में जो था वो फ्रांस में नेपोलियन को मतलब एक लोकप्रिय नायक के रूप में प्रसिद्ध किया था। ठीक है, अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ? तो डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ? तो ऑप्शंस हैं 1795, 1797, 1799 और 1804। तो आप जानते हो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 1799। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, 1799 में नेपोलियन ने तख्ता पलट करके डायरेक्टरी का शासन समाप्त किया और कॉन्सुलेट शासन स्थापित किया। अब यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डायरेक्टरी के शासन के बाद कौन सा शासन स्थापित हुआ था? तो ये कॉन्सुलेट हुआ था। कब हुआ था? तो 1799 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो नेपोलियन द्वारा किया गया। और कौन सी शासन व्यवस्था हटाई गई? तो यहाँ पर आपका डायरेक्टरी शासन व्यवस्था हटाई गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि है नेपोलियन ने सत्ता में आने के बाद
सबसे पहले किस पद को ग्रहण किया? तो अगर हम बात करते हैं नेपोलियन ने सत्ता में आने के बाद किस पद को ग्रहण किया था, तो आपका ऑप्शन है सम्राट, बी ऑप्शन प्रथम कौंसिल, तो सी ऑप्शन प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि प्रथम कौंसिल। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया, तो उन्होंने कौन सी कौंसलेट व्यवस्था को स्थापित किया था। बात करें 1799 में तख्ता पलट के बाद नेपोलियन ने खुद को फर्स्ट कौंसिल घोषित किया। धीरे धीरे वह अपनी शक्ति को मजबूत करता गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि है नेपोलियन ने किस वर्ष खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं नेपोलियन के कॉन्टेक्स्ट में, तो किस वर्ष उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएंगे 1799, 1802, 1804 और 1812। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, जो कि है 1804। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, 1800 या कह लीजिए 1804 में नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित किया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के बाद फिर से राजशाही की जगह साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरी शासन के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो डायरेक्टरी शासन के पतन का जो सबसे बड़ा कारण था वो था आपका, ऑप्शंस हैं जनता का समर्थन, भ्रष्टाचार और अक्षमता, नेपोलियन की लोकप्रियता और आपका पादरी वर्ग का प्रभाव। तो यहाँ पर आप जानते हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका घुमा के दिया है, पहले भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला लेकिन अलग कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, कई बार आपका आंसर है ना आपके ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए अगर आपकी कॉन्सेप्ट की नॉलेज अच्छी है तो आप उस तक पहुंच जाओगे। यहाँ पर बात कर रहा है कि डायरेक्टरी शासन के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार और अक्षमता। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर डायरेक्टरी शासन भ्रष्टाचार और अक्षमता से ग्रस्त था। जनता असंतुष्ट हो गई थी, अतः सेना और नेपोलियन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद बात करें इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका 10, डायरेक्टरी शासन के बाद फ्रांस ने किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई? तो यहाँ पर भी आपका आंसर सही हो गया होगा, ऑलमोस्ट बच्चों को पता ही है। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है कॉन्सुलेट। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, डायरेक्टरी शासन के पतन के बाद कॉन्सुलेट प्रणाली स्थापित हुई, जिसमें नेपोलियन ने फर्स्ट कॉन्सुल के रूप में सत्ता संभाली। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्टरी शासन के बाद कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? तो कॉन्सुलेट अपनाई गई। ठीक है, कब स्थापित हुई? तो 1799 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो आपके नेपोलियन द्वारा हुई। और नेपोलियन ने अपने आप को क्या घोषित किया? तो फर्स्ट कॉन्सुल घोषित किया। ये सारी चीजें इससे आपकी क्लियर हो पाई होंगी। इसके बाद बात करें सेट 6 की, जो कि है आपका, इसमें हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। जो फ्रांसीसी क्रांति थी इसका क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है, अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम क्या हुआ था, तो आप ऑप्शन हैं आपके पास, सामंतवाद की वापसी, बी ऑप्शन है आपके पास लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उदय, सी ऑप्शन है चर्च की शक्ति में वृद्धि और डी ऑप्शन है राजशाही की मजबूती। तो आप जानते ही हो, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम जो हुआ था, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उदय हुआ था। ठीक है, बात करें आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन की, फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। अब ये क्वेश्चन जो होता है कि ये शब्द, जैसे कि आप जानते ही हो, प्रियम्बल जो है इंडिया का प्रियम्बल है जो आपका संविधान में दिया हुआ है, उसमें आप देखोगे तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की अवधारणा दी गई है। तो कई बार आपसे पॉलिटी में इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। ठीक है, तो कई चीजें, कई टॉपिक आपको अलग सब्जेक्ट में भी इफेक्ट कर जाते हैं, या फिर आपको ये कह लीजिए इंटर रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें दिए गए, इससे जनता की संप्रभुता और लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत किया गया था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर आपके 2 की, जो कि है किस व्यवस्था को फ्रांस से समाप्त कर दिया गया? तो किस व्यवस्था से को फ्रांस से समाप्त किया गया? तो ऑप्शन है पूंजीवाद, समांतवाद, लोकतंत्रवाद और आपका वाणिज्यवाद। तो आप जानते हो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर समांतवाद। ठीक है,
अगर हम बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, क्रांति के दौरान समानता विशेष अधिकार जैसे कि कुलीन और पादरियों की कर मुक्ति और जमींदारी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो कि है आपका, किसे मनुष्य और नागरिकों के अधिकार की घोषणा या कह लीजिए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में शामिल किया गया था? तो किसे शामिल किया गया था? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, महिलाओं का समान अधिकार, बी ऑप्शन प्राकृतिक और समान अधिकार, सी ऑप्शन राज्य का द्वितीय सत्ता और चर्च की सर्वोच्चता। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में किसे इंपॉर्टेंस दी गई थी, तो प्राकृतिक अधिकार और समान अधिकारों की बात की गई थी। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, 1789 की इस घोषणा में सभी मनुष्य को समान अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार दिया गया। हालांकि महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि महिलाओं वाला जो सेक्शन है ओलंपे दी गूज, उन्होंने अपना एक और जो महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था। ठीक है, अब यहाँ एक सेक्शन आपका, एक सेट पूरा आपका रखा गया है जिसमें कि महिलाओं की क्या उस टाइम पे कौन कौन सी महिलाओं ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये सब भी रखी गई है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हर चीज आपको इसी टॉपिक में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का जो आर्थिक प्रभाव था, ऑप्शंस हैं, कर प्रणाली और कठोर हो गई, बी ऑप्शन करों में समानता लागू हुई, सी ऑप्शन किसान जमींदारों पर अधिक निर्भर हो गए, और डी ऑप्शन है व्यापारिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, करों में समानता लागू हुई। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, अब कर का बोझ केवल तीसरे वर्ग पर नहीं था, सभी वर्गों को कर देना था, जिससे कर प्रणाली जो थी वो न्याय संगत और समानता थी। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति में समाज पर सबसे गहरा प्रभाव क्या पड़ा? तो समाज पर सबसे गहरा प्रभाव क्या पड़ा? ऑप्शंस हैं, वर्ग भेद की समाप्ति, बी ऑप्शन कुलीनों की शक्ति में वृद्धि, सी ऑप्शन आपका पादरियों का प्रभाव और बढ़ा, और डी ऑप्शन है आपका किसानों की स्थिति और खराब हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कॉन्टेक्स्ट में, तो वर्ग भेद जो कह लीजिए लोगों में जो भेदभाव किया गया था वो अब ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, 3 वर्गों यानी कि 3 स्टेट्स की असमान व्यवस्था समाप्त हो गई और समाज में समानता की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, जो कि है क्रांति ने फ्रांस में किस प्रकार की सरकार की राह खोली? तो क्रांति ने फ्रांस में जो थी वो किस प्रकार की राह खोली? ऑप्शंस हैं, निरंकुश राजशाही, बी ऑप्शन जनसत्ता पर आधारित सरकार, सी ऑप्शन पादरी शासन, और डी ऑप्शन सैन्य समाज। तो यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो। अगर आपने थोड़ी सा भी टॉपिक पढ़ा है तो आपको इस चीज समझ आएगी कि फ्रांसीसी क्रांति में किस प्रकार की सरकार की राह खोली। अगर हम बात करें तो निरंकुश शासन से तो वो पहले ही परेशान थे, राजशाही से, तो ये ऑप्शन तो पहले ही आपका सही गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं पादरी शासन, तो वो विशेष अधिकारों के खिलाफ ही तो लड़ाई थी, तो ये भी ऑप्शन आपका सही गलत हो जाएगा। बात करें बी ऑप्शन और डी ऑप्शन की, तो सैन्य साम्राज्य भी आपका नहीं था। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा जनसत्ता पर आधारित आपका सरकार। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो फ्रांसीसी क्रांति में जनसत्ता का विचार दिया, जिसके अनुसार सत्ता जनता में से ही आती है, ना कि राजा से। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या असर पड़ा? तो फ्रांसीसी क्रांति का जो यूरोप पे असर पड़ा था वो क्या था? क्रांतिकारी विचार फैल गए, बी ऑप्शन है राजशाही और मजबूत हुई, सी ऑप्शन है पादरियों का प्रभाव बढ़ा, और डी ऑप्शन है लोकतंत्र को दबा दिया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो यूरोप में असर पड़ा था यह था आपका क्रांतिकारी विचार जो थे वो फैल गए थे। ठीक है, पूरे यूरोप में। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप और विश्व भर में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों को फैलाया था, और इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ वो मध्य वर्ग को हुआ, क्योंकि उन्होंने वो चीजों को समझा और आगे जाके वो चीजों को कंटिन्यू किया अपने अपनी, जैसा किसी ने कहीं किया किसी ने कहीं किया। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, किसानों को क्रांति से क्या लाभ हुआ? तो किसानों को क्रांति से क्या लाभ हुआ? ऑप्शन है, उन्हें जिम्मेदारी करों से मुक्ति मिली, बी ऑप्शन है
उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। सी ऑप्शन है उन्हें जमीन खोनी पड़ी और डी ऑप्शन है उन्हें पादरी वर्ग की सेवा करनी पड़ी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उन्हें जमींदारी करों से मुक्ति मिली। ठीक है, बात करें आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन की। किसानों ने वसूले जाने वाले समंती कर और जबरन श्रम या कह लीजिए बेगार, ठीक है, समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, इससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फ्रांस में किस संस्था की शक्ति कमजोर हुई? तो फ्रांस में जो थी वो किस सत्ता की स्थिति जो शक्ति थी जो कम हुई थी? ऑप्शन है आपके पास चर्च की, बी ऑप्शन सेना की, सी ऑप्शन व्यापारिक गिल्ड की और डी ऑप्शन है पार्लियामेंट की। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चर्च। ठीक है, बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की। फ्रांसीसी क्रांति ने चर्च की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को सीमित कर दिया गया और उसे राज्य के नियंत्रण में लाया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? यहाँ पर आपको आंसर पता ही होगा, फिर भी मैं हम ऑप्शंस देख लेते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, बी ऑप्शन एकता और शक्ति, सी ऑप्शन विश्वास और धर्म, डी ऑप्शन ताज और तलवार। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ठीक है, अगर हम बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, यह नारा फ्रांसीसी क्रांति की आत्मा था और दुनिया ने इस अन्य स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रेरित किया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन सेट नंबर 7 की। 7 में हम बात करेंगे विश्व पर क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का जो वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्ट पड़ा था उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा वैश्विक प्रभाव क्या था? ऑप्शन है निरंकुश राजशाही का पुनः उदय, बी ऑप्शन लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार, सी ऑप्शन सामंतवाद की मजबूती और डी ऑप्शन है चर्च की सत्ता का विस्तार। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी क्रांति ने इस तरीके से न सिर्फ यूरोप हो, इवन आपके विश्व में हर जगह ये जो नारे फैलाए, ये जो नारे थे, इन नारों ने और लोगों को भी प्रेरित किया कि वो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के विचार पूरे यूरोप और अमेरिका तक फैल गए। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन को किससे प्रेरणा मिली? तो किससे प्रेरणा मिली? ऑप्शन है यहाँ आपके औद्योगिक क्रांति, बी ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, सी ऑप्शन अमेरिकी गृह युद्ध, डी ऑप्शन रूसी क्रांति। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जो कि है आपका फ्रांसीसी क्रांति। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, लैटिन अमेरिका नेताओं जैसे कि सुमीन ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है आपका 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस वर्ग को वैश्विक स्तर पर प्रेरित किया? तो वैश्विक स्तर पर किसे प्रेरित किया था? ऑप्शन है पादरी वर्ग को, बी ऑप्शन मध्य वर्ग, सी ऑप्शन कुलीन वर्ग और डी ऑप्शन दास वर्ग। तो आप जानते हो किस वर्ग को प्रेरित किया, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो दिया था ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, मध्य वर्ग यानी कि बुर्जुआ वर्ग ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन और राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू की। फिर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है आपके पास, दास प्रथा और मजबूत हुई, बी ऑप्शन है लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूती मिली, सी ऑप्शन है ब्रिटिश राजशाही का विस्तार हुआ, डी ऑप्शन है नागरिक अधिकारों का दमन। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, जो कि है लोकतंत्र की अवधारणा को और मजबूती मिली। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, फ्रांसीसी क्रांति ने अमेरिका को अपने लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने और मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए प्रेरणा दी। फिर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या था? ऑप्शंस हैं आपके पास, केवल फ्रांस के लिए लागू, बी ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिकार, मानव अधिकार की अवधारणा, सी ऑप्शन है समांतिक कर प्रणाली को बढ़ावा और डी ऑप्शन है चर्च की शक्ति का विस्तार। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, जो कि है सार्वभौमिक
मानव अधिकारों की अवधारणा। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, इस घोषणा ने विश्व को यह संदेश दिया कि मनुष्य के सभी मनुष्य को जन्म से स्वतंत्रता और समान अधिकार प्राप्त है। फिर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है किस यूरोपीय देश में फ्रांसीसी क्रांति का सीधा असर देखा गया। तो किस यूरोपीय देश में फ्रांसीसी क्रांति का सीधा असर देखा गया। ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन जर्मनी, डी ऑप्शन इटली। तो आपका सीधा जो प्रभाव देखा गया था वो आपका इटली में देखा गया था, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, इटली और जर्मनी जैसे देशों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन को फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली। तो यहाँ पर हम ये क्लास को वाइंड अप करते हैं। इसके बाद जो आपको सेट देखने को मिलेगा वो 8 देखने को मिलेगा। 7 के कुछ टॉपिक आपके रह गए। मेरा बेटा जग चुका है और वो यहाँ सामने ही बैठा हुआ है, देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसे अभी वो नींद में उठ के आया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो पाई होंगी, लेकिन अगर कुछ डाउट रह रहे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।